हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन इन नेटजी गुरु क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें हमने लास्ट क्लास में एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। चलिए, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ना है हमको, बट बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले आपको कुछ न्यूमेरिकल फैक्टर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वेवलेंथ रिलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी वर्सेस वेवलेंथ का। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिनको जानना है, और वो सारी बातें आज आप जानेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि आपके सिलेबस में जितनी भी चीजें, आप जितने भी टाइप के वेव्स पढ़ने वाले हैं, वो मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कहलाएंगे। अब चलिए, सबसे पहले ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। क्या ये एक अलग दुनिया की चीज है? इसको रेडिएशन भी बोल लो या वेव भी बोल लो। तो सबसे पहले आप जूनियर क्लासेस में पढ़े भी होंगे, वेव्स करके चैप्टर होगा, क्लास 11th के फिजिक्स में भी वेव अलग से है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि यार ये वेव क्या होता है। तो ये वेव, कोई भी जो एनर्जी है, एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट किस फॉर्म में होती है, तो वेव के फॉर्म में होती है। तो मैं बस एक लाइन में इस पॉइंट को लिख ले रहा हूं, एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट, वन बॉडी या वन पॉइंट, आप जो बोलना चाहे, टू अनदर इन फॉर्म ऑफ वेव्स। और डियर स्टूडेंट, आप सबने ये पहले जूनियर क्लासेस में सीखा होगा वेव्स का क्लासिफिकेशन। तो हम सबको पता है कि ये जो वेव्स होते हैं ये मेजरली 2 और 3 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। एक पहला आपने नाम सुना होगा, सबके दिमाग में साउंड वेव्स आ गया होगा, बिल्कुल। पर साउंड वेव इज अ पार्ट ऑफ ए क्लासिफिकेशन। कौन है वो क्लासिफिकेशन? तो दैट इज मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में बच्चों दो टाइप की वेव्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव रहेंगे, एज वेल एज एक और वेव आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है, ये छोटी मोटी बातों को अभी हम लोग कवर करेंगे। एक तीसरा पार्ट आप लोग पढ़ते हैं जो काफी ज्यादा यूजफुल होता है ह्यूमंस के लिए, इसलिए हम उसको एक अलग ही क्लासिफिकेशन नाम दे देते हैं कई बुकों में, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव कुछ अलग नहीं है, वो मैकेनिकल वेव्स का ही पार्ट है। पर आप भी जान लीजिए कि मेजर दो वेव्स होंगे, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्क क्या है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? और हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो डियर स्टूडेंट, जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, ठीक है, जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब उनको अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप हमेशा ये समझिए कि मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। इससे आपने एक देखा होगा कि एक पानी है, तालाब है, एकदम शांत है, उसमें आपने एक पत्थर फेंका, तो पत्थर फेंकने से एक गोला बनता है, वो गोला धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते चले जाता है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, या वो जो गोला बन रहा है वो क्या एग्जैक्टली कर रहा है? तो आप देख रहे हैं कि उस गोले का साइज लगातार, वो जो सर्कल बना है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाता है एंडिंग पॉइंट तक। क्यों? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, बिना अपना पोजीशन छोड़े। मॉलिक्यूल्स नहीं भाग रहे हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे अपनी मीन पोजीशन पे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, बट अपनी एनर्जी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसा क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। और वो जो बनता है उसी को आप क्या बोलते हैं, वेव्स। और जब मैकेनिकल वेव्स होते हैं उनके प्रोपागेशन के लिए, उनके ट्रांसमिशन के लिए मीडियम कंपल्सरी रिक्वायरमेंट रहता है, बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नो मीडियम रिक्वायर, इनमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर जगह जा सकते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर या मीडियम हो या वैक्यूम हो। फॉर एग्जांपल, जब आप बात करते हैं साउंड वेव्स, आप अर्थ पे बात करें, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, मीडियम है, आप आराम से बात कर पाते हैं। जब बच्चे आप मून के सरफेस पे चले जाएंगे ना, तो मून के सरफेस पे क्या है, वैक्यूम है, वहां मीडियम नहीं है। तो वहां 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी आपका कलीग रहेगा तो वो आपकी बातें सुन नहीं पाएगा। तो आप बोलेंगे कैसे सुनेंगे? तो भैया स्पीकर लगाते हैं, हॉलीवुड की मूवी में देखे हो ना, ठीक है। तो वो क्या है, साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, मीडियम चाहिए। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बच्चों, उनको प्रोपागेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम की नेसेसिटी नहीं है। मीडियम रहे तो अच्छी बात है, मीडियम ना भी रहे, वैक्यूम रहे तो भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, लाइट यूनिवर्स के हर कोने में जाता है, मून पे भी जाएगा,
अर्थ पे भी आएगा सन का लाइट। क्यों? क्योंकि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बच्चों, अब बात ही आ गई लाइट की, तो एक चीज और जान लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल में मैंने लाइट बोला, तो एक चीज और जान लीजिए डियर स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इनकी स्पीड नियरली लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। और लाइट की स्पीड किसकी होती है इक्वल? स्पीड ऑफ लाइट वो आप समझिए, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की एग्जैक्टली स्पीड की वैल्यू है। एक्चुअल में 2.96 के आसपास कुछ आता है, बट हम लोग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इजी कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहेगा उसके लिए प्रोपागेशन के लिए मीडियम की कोई नेसेसिटी नहीं है। दूसरा, इनकी खास बात है कि ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। एग्जांपल्स बच्चों अगर आप लेना चाहो तो एग्जांपल में पहला तो लाइट वेव्स ही हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग कॉस्मिक रेडिएशन की बात करोगे, गामा रेडिएशन और आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, रेडियो वेव्स, ये सारे के सारे क्या है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये बात आता है कि यार ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपागेट करेंगे तो इनके डायरेक्शन पे कैसे बात करोगे? तो डियर स्टूडेंट आप एक चीज समझिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर रहेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उनके ऑक्सीलेशन के उससे उसका डायरेक्शन डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल आप समझिए, पहले ही बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उनके परपेंडिकुलर कौन निकलेगा? हमारा वेव। ठीक है, ध्यान देना। मान लो ये मेरा एक एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस में ही मैं मान ले रहा हूं ये मेरा क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन का। ठीक है, और एक तीसरी एक्सिस में ये ले रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, ये मेरा थर्ड एक्सिस हो गया, दैट इज जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हो गए। आपने फ्लेमिंग थंब रूल या फ्लेमिंग के ये रूल समझे होंगे कि तीन एक्सिस रहेंगे एक दूसरे के म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर। ये वाई, ये एक्स, और ये अंदर की ओर या बाहर की ओर निकला हुआ क्या है? जेड एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां समझिए कि वाई एक्सिस से जो वेव निकलेगा, जो वाई एक्सिस से वेव निकलेगा, ये मान लिया मैंने ये वेव, ध्यान से इसको थोड़ा सा इस कलर से ले लेते हैं। वाई एक्सिस से जो वेव निकलेगा ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बच्चों? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमारा वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऑक्सीलेशन के रिजल्ट से जनरेट हो रहा है। ओके, ये जो ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन से चलो मैं ये वाला मार्कर यूज कर लेता हूं। ठीक है, यहां से जो वेव निकलेगा, जो क्या है, अब मैं बना तो सकता नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 डायमेंशनल डायग्राम हो जाएगा, तो बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चों कि यहां से मान लो ये वेव जनरेट हुआ जो कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो दिस टू वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो ब्लू लाइन वाली वेव है ये आप लोग समझ लीजिए ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसी के बीच में से कौन निकल गया? हमारा वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन। तो इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करता है? प्रोपगेट करता है। अब डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं ये बातें तो आपने जानी समझी। ठीक, अब आपको वेव से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला जो मैंने पहले ही वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था उन पे अभी बात करनी है। तो चलिए हम आ जाते हैं कि वेव से रिलेटेड हमको क्या क्या फॉर्मूले पढ़ने हैं भैया। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं एक वेव बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ये मेरा एक वेव है। ठीक है, वेव कैसा चलता है? तो साइन कर्व बनाते हुए चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा चलता रहता है। इसमें कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। किसी भी वेव का जो पीक पॉइंट होता है उसको आप उसका क्या नाम देंगे? क्रस्ट। वो क्या कहेंगे? क्रस्ट। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है या बॉटम या नेगेटिव जोन में जो पीक पॉइंट है इसको आप क्या नाम देते हैं? ट्रफ। ओके, क्रस्ट और ट्रफ। और ये पॉइंट जहां पर वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? जीरो है, ये पॉइंट बच्चों कहलाता है नोड पॉइंट। दिस इज द नोड पॉइंट। ये क्या है? नोड पॉइंट है जहां वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। उसके ऊपर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट होते हैं इनको याद रखना, ये दे आर द एंटी नोड पॉइंट। ये सब फिजिक्स में भी आप लोग खूब पढ़ने वाले हैं। दे आर एंटी नोड पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर्ड मैक्सिमम, ऐसा मान लेना। नोड एंटी नोड भी समझ में आया। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी आप लोग को नोडल प्लेन्स लाने हैं।
तो नोडल प्लेन का मतलब ही समझ लेना, या नोड पॉइंट का मतलब ही समझ लेना। वहां बात इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अकरेंस क्या हो जाएगी, जीरो, उसी पॉइंट का क्या बोलोगे, नोड पॉइंट। नोड का मतलब ही समझ लो बच्चों जीरो, यहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहलाया, नोड पॉइंट। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ आपको स्टेटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है दैट इज एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। होता क्या है ये एम्पलीट्यूड, तो एक लाइन में आप इसको याद रखिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड। किसी वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही कहलाएगा एम्पलीट्यूड। या कुछ में आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन है भैया, यही तो है, यही तो है आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी वेव का, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। तो इसी डेफिनेशन को मैं एक दूसरा रूप भी दे सकता हूं, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको भी आप उसका क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें रहेंगी, एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट रहेगा फ्रीक्वेंसी। ये छोटी छोटी बातें हैं, और फ्रीक्वेंसी को ही अब आप लोग रिलेट करना, न्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते क्या है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो आप समझो, फ्रीक्वेंसी को मैं एक लाइन में बोलूंगा, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ रिपीटेशंस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, कहीं से भी कोई चीज 1 सेकेंड में कितनी बार खुद को रिपीट करती है, वही उसकी क्या कहला जाएगी, फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है, 1 सेकंड में उसका टायर कितनी बार रिवॉल्व किया, कितनी बार रोटेट किया, वो उसकी क्या कहलाएगी बच्चे, उस गाड़ी के टायर की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो यहां भी आप लोग समझ गए, नंबर नो नहीं है वो, नंबर ऑफ वेव्स passes through a particular point in 1 second। बच्चे इस बात को आप जरूर याद रखिए कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, 1 सेकेंड में कितने पार्टिकल, कितने वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या किए, पास किए, उसके नंबर को ही आप उसको क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। या मैंने अभी भी बोला, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशंस। ओके, अब प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो होता है, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ क्या है, थोड़ी देर में समझेंगे। स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर लाइट वेव्स के बारे में बात करेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो स्पीड किसके इक्वल होगा, सी से। लाइट की स्पीड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोनों की स्पीड तो सिमिलर माने थे, सी ले लिए। वेवलेंथ को याद रखिए, हम लोग बोलते हैं लैम्डा भी बोलते हैं, लैम्डा भी बोलते हैं, जो आपको नाम उचित लगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आप नोटिस करना एक बात, कि बात अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी तो उस समय आप लोग स्पीड क्या ले रहे हैं, सी से। बट क्या हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन भी अगर प्रोपागेट कर रहे हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो वो भी अपनी फ्रीक्वेंसी रखेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग लेंगे तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल, उनकी स्पीड तो लाइट की इक्वल होती नहीं है, तो हम वहां पर क्या लेंगे, v बाई लैम्डा। मतलब अभी भी क्या आया, स्पीड या वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गए वेव्स, तब सी लेना स्पीड को, और जब कोई पार्टिकल होगा लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तब आप लोग क्या लेंगे, v बाई लैम्डा। तो कहां चीजों को कैसे यूज करना है, ये बात क्लियर है ना। इस पॉइंट से एक कंक्लूजन भी निकल रहा है कि जो बच्चों फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ की क्या है बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। मतलब जितना हाई वेवलेंथ उतनी लो फ्रीक्वेंसी, जितना लो वेवलेंथ उतनी हाई फ्रीक्वेंसी। एक तो पॉइंट बच्चों में इसमें और कवर करवाता हूं, एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट हटा देता हूं मैं, आप लोग इसको फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट में ही लिखना। एक नाम जान लीजिए जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स को प्रपोज किया था, द ग्रेट मैक्सवेल प्लांक। ठीक है, प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी थी, और उन्होंने कहा था कि कोई भी जो मान लीजिए जो प्लेनेटरी या स्टार है, उससे जो भी हमको एनर्जी मिल रही है, जैसे आपको पता है अर्थ को बच्चे जो एनर्जी मिलती है कहां से मिलती है, सन से मिलती है। हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, सन है। तो सन से जो हमको एनर्जी मिल रही है, क्या वो कंसिस्टेंट आती जा रही है क्या, नहीं। जो सन से हमको एनर्जी मिल रही है ना बच्चों, वो एक पैकेट्स के रूप में मिलती है। किसके फॉर्म में मिलती है, पैकेट्स के फॉर्म में। जैसे आप पार्ले जी का पैकेट खाते हैं, उसमें गिन के 15-16 बिस्किट्स होंगे, तो वैसे ही सन से जो हमको एनर्जी मिलती है
वो एनर्जी रेडिएशन एक पैकेट्स के फॉर्म में आती है और उस पैकेट्स को आप क्या नाम देते हैं? क्वांटा। इसी क्वांटा से मैक्सवेल प्लांक ने क्या बनाया? क्वांटम थ्योरी। ठीक है, मैक्स प्लांक भी बोलते हैं क्वांटम थ्योरी, क्योंकि उन्होंने क्या नाम दिया? क्वांटा, या कई बार इसी को हम लोग नाम देते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स का मतलब आप एक लाइन में समझ लेना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटॉन मींस व्हाट? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और ये फोटॉन की बच्चे जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के क्या रहती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, तो जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट होता है बच्चों वो प्लैंक्स कांस्टेंट h। वो कांस्टेंट ही क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट h। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट की बच्चों हमेशा वैल्यू याद रखना, h मतलब 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यूनिट क्या होता है? जूल सेकेंड। अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी का आपको यूनिट लेना है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट लेना है, तो इसका यूनिट बच्चों पर सेकेंड बोलते हैं, या इसी को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर सेकेंड या हर्ट्ज। ठीक है, जूनियर क्लासेस में आपने समझा होगा। यहां आ जाइए, आप अगर इस म्यू को c बाई लैम्डा लिखना चाहो बच्चों, तो एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा, दैट इज h c बाई लैम्डा। तो ये भी फॉर्मूले हैं, जगह जगह पे इनको हम लोग को यूज करना रहेगा। किसकी थ्योरी है? प्लैंक्स की। और ये एनर्जी का रिलेशन है। अच्छा, ये तब के लिए बच्चों जब आप एक फोटॉन्स के लिए बात कर रहे हो। अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स लोगे तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी आएगी, और यहां पर आप किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? n का। बात समझ में आ गया? बहुत आसान है। एक फोटॉन की इतनी एनर्जी है, ऐसे 10 फोटॉन होंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देना। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ, फर्स्ट एम्पलीट्यूड एंड द सेकेंड वन वाज द फ्रीक्वेंसी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ये सब जो चीजें, इसमें बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, चलिए बच्चों, थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं नाम दूंगा वेवलेंथ। क्या कहेंगे हम लोग? वेवलेंथ। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। होता क्या है वेवलेंथ? सॉरी, होता क्या है वेवलेंथ? तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वही क्या कहलाएगा? उसका वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या किया, ये मेरा क्रस्ट है, ओके, तो ये यहां पर आ गया, फिर ये भी मेरा क्या रहता है? क्रस्ट रहता है, और ये क्या रहता है? ट्रफ रहता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाएगा? उसका वेवलेंथ, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा। या ट्रफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहो तो ये ट्रफ है और ये दूसरा ट्रफ है, तो इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या है? दैट इज लैम्डा। मैं एक्चुअल में इसको कुछ अलग नाम से देना चाहता हूं। मैं क्या कहता हूं? वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ मींस एक वेव को अपना कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट करने में जो लेंथ कवर करना पड़ता है, वही उसकी क्या कहलाती है? वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ बच्चों हर अलग अलग वेव्स का अलग अलग होगा, और इसी वेवलेंथ से किसी भी वेव का कलर डिसाइड होता है। याद रखना, किसी भी वेव का कलर कहां से डिसाइड होगा? तो वेवलेंथ के ऑर्डर से डिसाइड होगा। क्लियर? आप लोग 7 डिफरेंट कलर वेव गिवर का नाम सुने होंगे, तो वो 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों आते हैं? बिकॉज उनके वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, एनर्जी अलग अलग होती है। तो क्यों होता है सब देखेंगे, आज ही के वीडियो में देखेंगे बच्चों। यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक वेव को अपना कंप्लीट वन साइकिल कंप्लीट करने में जो लेंथ कवर करना पड़ता है, वही कहलाता है उसका वेवलेंथ। मतलब आप समझे बच्चों, ये हाफ साइकिल है और ये हाफ साइकिल है, तो जब ये दो हाफ साइकिल है तो यहां से लेकर यहां तक के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा? लैम्डा। ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल दोनों को मिला दूंगा, कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। तो एक कंप्लीट साइकिल में वेव द्वारा जितना भी डिस्टेंस प्रोपागेट करना पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है, वही उसका है वेवलेंथ। अब बच्चों, वेवलेंथ तो हो गया, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। ठीक है, यूनिट की अगर बात करोगे तो यूनिट क्या रहेगा? ऑब्वियसली मीटर रहेगा। पर हमारा जो वेवलेंथ रहेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले रहे हैं, तो बहुत छोटे वेवलेंथ रहेंगे, तो उनको आप लोग नैनोमीटर में लोगे। किस में लोगे? नैनोमीटर में। और याद रखना, 1 नैनोमीटर मींस 10 की पावर माइनस 9 मीटर। फिर या एमस्ट्रॉन्ग में लोगे। एमस्ट्रॉन्ग तो बच्चों आपको पता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर को ही आप लोग क्या बोलते हैं? 1 एमस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। या इसको माइनस 8 सेंटीमीटर बोल सकते हो, इसको 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर बोल सकते हो बच्चों। या अगर आप लोगों को कई बार पिकोमीटर बोल दे, तो पिकोमीटर याद रखिएगा 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है, या 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है।
तो दिस आर द फंडामेंटल पॉइंट्स जिनको आपको जगह जगह यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाता हूं मैं फोर्थ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। अच्छा एक और चीज, वेवलेंथ का तो रिलेशन हम आराम से बना सकते हैं। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट यहां से वेवलेंथ इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो गया, सी बाई फ्रीक्वेंसी। स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो आता है उसी को आप क्या नाम देते हैं, लाइट का वेवलेंथ। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे, फोर्थ और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, उसके बाद सारे रिलेशन को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, देन क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट है दैट इज वेव नंबर। वो वेव लेंथ था और ये वेव नंबर है। ये क्या है भैया, वेव नंबर। ये क्या होता है तो इसके बारे में जान लेना। ये नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इसी को आप लोग क्या कहेंगे, वेव नंबर। या ऐसा भी बोल सकता हूं मैं, ऐसा भी बोल सकता हूं कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज नोन एज वेव नंबर। अब इस डेफिनेशन से ही फॉर्मूला बन जाएगा कि जो वेव नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। अब मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट की अगर आप बात करोगे तो आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, आपको जिसमें लेना है। ठीक है, क्योंकि 1 बाई लैम्डा हो रहा है। एक और चीज, अभी अभी आपने देखा लैम्डा इज इक्वल टू आपको क्या मिला था बच्चों, सी बाई म्यू। तो यहां पर 1 बाई लैम्डा है, मतलब चीजें पलट जाएंगी, क्या मिलेगा, म्यू बाई सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखना इनको। और एक और यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन सकता है बच्चों, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान दोगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको लाके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया वेव नंबर इनटू वेव लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो दिस आर द फॉर्मूलेटिक टर्म्स जिनको हमको याद रखना है। एम्पलीट्यूड मतलब आप समझ पाए कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक वेव कवर करता है वही उसकी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड, चाहे वो हाइट ऑफ क्रस्ट हो चाहे वो डेप्थ ऑफ ट्रफ हो। दूसरा पॉइंट आपने देखा फ्रीक्वेंसी, मतलब इन अ सिंगल सेकेंड कोई वेव कितनी बार खुद को रिपीट कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कौन है बच्चों, एनर्जी। जिसकी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उस वेव में, बिकॉज प्लैंक क्वांटम थ्योरी से आपने देखा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फॉर्मूला क्या बन गया, Nhµ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी आपको याद रहा। थर्ड था वेवलेंथ, कि एक कंप्लीट सर्कल में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड द फोर्थ वन वाज द वेव नंबर, जो वेवलेंथ का इनवर्स था। अब प्यारे बच्चों, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एक वेव है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं उन पे तो बात किया, बट अब चलो मैं तुम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। कई बार ये पूछा भी जाता है, नेटवर्क में आया हुआ है, नहीं तो आपके स्कूल एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। और एक और चीज, मैं आगे से ये प्रयास करूंगा ना कि हमारे वीडियोस में एनसीईआरटी से टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल रहे, ताकि आपको एडिशनली बहुत ज्यादा पढ़ाई ना करना पड़े, ट्रस्टवर्दी होके आप पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की भगवत गीता है, बाइबिल है, कुरान है, आप जो बोलना चाहो, उस बुक को आपको पढ़ना नहीं है, उस बुक को आपको सीखना है, जीना है। क्योंकि वो बस आप अच्छा रखेंगे तो आप डेफिनेटली जो भी एग्जाम्स आप इंडिया में दिलाएंगे, केमिस्ट्री के लिए तो मैं आप गूगल करके देख लो भाई, ठीक है, अगर मुझे भरोसा नहीं हो। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एक लाइन में मैंने बोला भगवत गीता, बाइबिल, कुरान है भाई, जो बोलो, ठीक है। आपको उसको जीना पड़ेगा, एक एक सवाल बनाने हैं और हम मिलकर बनाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों यहां पर आ जाओ। तो यहां पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि कुछ विजिबल रीजन्स होते हैं। आपको विजिबल रीजन तो याद होगा, विबग्योर, ठीक है। तो यहां ये याद रखना, विबग्योर में वॉयलेट रेडिएशन, इसका वेवलेंथ होता है अराउंड 400 नैनोमीटर या 4000 एर्मस्ट्रॉम, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। और रेड रीजन इसका आता है बच्चों 700 नैनोमीटर और 7000 एर्मस्ट्रॉम। एक ही बात है, क्योंकि 10⁻⁹ देता है, 10⁻⁻10 देता है।
अब याद करने का तरीका, ये जो पूरा जोन है ये बच्चों कौन सा जोन है, ये विजिबल जोन है। ये कौन सा जोन है भैया, विजिबल जोन है। रेड के ऊपर याद रखना बच्चे इंफ्रारेड, रेड के ऊपर इंफ्रारेड, फिर से बोल रहा हूं रेड के ऊपर इंफ्रारेड, और वॉयलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, वॉयलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट। उसके और नीचे जाओगे तो एक्सरे आते हैं, ठीक है, फिर गामा रेडिएशंस आती हैं या गामा रेज बोल सकते हो, और सबसे नीचे आती है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, ठीक है। वॉयलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। रेड के ऊपर इंफ्रारेड, उसके ऊपर आता है बच्चों माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स जो माइक्रोवेव में यूज होता है, और इसके ऊपर आता है रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, और इनके ऊपर भी जाओगे तो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव्स बोलते हैं। ओके, रेडियो वेव्स रेडियो एफएम में यूज होते हैं, माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव में खाना पकाने के लिए यूज कर रहे हो। इंफ्रारेड रेडिएशन किसी भी चीज को, जैसे आप गर्मी में कपड़े सुखाते हैं तो जो हीटिंग इफेक्ट है लाइट का वो किसके कारण होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण। लाइट के 3 इफेक्ट होते हैं ना, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट तो ओजोन लेयर हमको प्रिवेंट कर, प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि उससे बीमारियां होती हैं, ठीक है, इसलिए ओजोन डिप्लेशन हुआ था तो अर्थ पे कैंसर वैंसर जैसी बीमारियां शुरू हुई। बट हाँ, कोरोना का एक गिफ्ट ये भी मिला कि ओजोन डिप्लेशन अपने आप को, क्योंकि हमने इंसानी एक्टिविटीज कम कर दी ना, सारा सत्यानाश तो हम ही करते हैं, वो थोड़ा सा कवर हुआ है। इंफ्रारेड रेडिएशन लाइट का थर्मल इफेक्ट जनरेट करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बाकी विजिबल रेडिएशन में आपको पता है, आप देख पाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, वो किसके कारण, विजिबल लाइट के कारण। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करता है, बीमारी का घर है ये, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे क्या करता है भाई, एक्सरे हमारे शरीर का फोटोग्राफिक फिल्म बनाता है, जो मेडिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोन्स क्रैक कर जाएं या टूट जाएं तो आपको पहले डॉक्टर एक्सरे कराने भेज देता है। गामा रेडिएशन, इसका यूज बहुत बच्चों याद रखना, कैंसर के ट्रीटमेंट में या किसी अंदर के बॉडी के सेल्स को जलाना है, वहां पर आप लोग को किसको यूज करना है, गामा रेडिएशन। बाकी कॉस्मिक रेज के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि भैया जितने भी प्लेनेटरी बॉडीज हैं, स्टार, सोलर, पल्सार्स जो भी हैं, वो सारे के सारे क्या है, कॉस्मिक बॉडीज, और उनसे जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है वो क्या है, कॉस्मिक रेडिएशन। यहाँ पर एक बच्चों बात जानो कि ऊपर से नीचे जा रहा हूं मैं, टॉप से बॉटम, जब मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूं तो आपको सबकी वैल्यू नहीं याद रखनी है, वैल्यू इनकी बस काफी है, ठीक है। आप देख रहे हो ना, वेवलेंथ चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, यही बात मैंने पहले ही बोला था। तो बच्चों जब आप टॉप से बॉटम जाते हो तो याद रखिए कि जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करता है, वेवलेंथ डिक्रीजेस। एज वेल एज अगर वेवलेंथ डिक्रीज किया है, इसका मतलब आपसे कोई पूछे, सॉरी हाँ, टॉप से बॉटम में डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहां पर 7000 है, यहां बच्चों क्या है 4000, मैं टॉप से बॉटम उतर रहा हूं, तो वेवलेंथ क्या किया, डिक्रीज किया। दैट मींस कि फ्रीक्वेंसी या एनर्जी ये क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा कि मोस्ट एनर्जेटिक वेव कौन है, कॉस्मिक रेज। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वेव कौन है, कॉस्मिक रेज। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास है, रेडियो वेव्स के पास, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास है, रेडियो वेव्स के पास। मिनिमम वेवलेंथ वाला वेव कौन है, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। तो होप सो ये पूरी बातें आपको अभी तक समझ में आई बच्चों। अब हम जो भी फॉर्मूला वाला पार्ट अभी कवर किए उससे रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी के बुक के या जो भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको अपडेट कर लेते हैं। तो आ जाइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम लोग। और मैं एक काम करता हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक बार थोड़ा सा मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ताकि हमारा समय बचेगा और फिर हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, सीखते जाएंगे, ताकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको कंपलसरी करना है। और कैलकुलेशन वाला जो पार्ट रहता है जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, उसको कैसे डील करना है वो चीज भी आपको साथ में सीखनी है। तो चलो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिकली एनसीईआरटी बुक से ही हमने इनको कंसीडर किया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा था विविध भारतीय स्टेशन ऑफ एआईआर। एआईआर मतलब ऑल इंडिया रैंक मत समझ लेना, यहाँ पर एआईआर मतलब ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बात हो रही है। दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.368 किलोहर्ट्ज। तो प्यारे बच्चों, कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाओ तो आप जो गिवन डाटा है ना उसको पहले आप कंसीडर करना शुरू करो। एक चीज हमेशा याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में जब तक पेन चलेगा तब दिमाग चलेगा। तो मैं पहला काम तो यही किया कि भैया फ्रीक्वेंसी जो हमें दिया था वो मैंने कंसीडर कर लिया
368 किलो हर्ट्ज। तो माय डियर स्टूडेंट किलो हर्ट्ज ये वर्ड का मतलब ही समझ गए आप लोग कि 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो गया, हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया मैंने। आगे आपसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ लाने बोला है। फॉर्मूला हम सबको पता है कि भैया आप सबने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था, सी बाई लैम्डा। तो यहीं से वेवलेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों सी बाई म्यू। आप डाटा रखना शुरू कीजिए। तो 1 लैम्डा, लैम्डा इस फॉर्मूले को आप कैच करो ना, इस फॉर्मूले को। सी की वैल्यू तो भैया बचपन से पता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी बच्चों आपने लाया 1.368 × 10 की पावर 3। कैसे सॉल्व करना, आराम से करना। आप ध्यान से देखना बच्चों कि भैया पहली बात तो ये कि ये जो 10 की पावर 3 है इसको मैं ऊपर ला रहा हूं, तो ये +3 ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगा -3। तो 10 की पावर 8 और 10 की पावर -3 ऊपर मल्टीप्लाई कर गया। यहां क्या बच रहा है 3 डिवाइडेड बाई 1.368। ओके, नोटिस करना बच्चों ध्यान से, इसको 1.4 मान लो। सिग्निफिकेंटली आप इसको कितना मान लीजिए 1.4, और ऊपर कितना है 3। 1.4 से आप 3 को डिवाइड कीजिए या 14 से आप 30 को डिवाइड कीजिए, तो आप पाएंगे दिस इज 2.17 कुछ आएगा। तो हम लोग नियरली अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना लेंगे 2.2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 5 मीटर। ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आया। क्या आया, अप्रोक्सीमेट आंसर आया। और आप एग्जाम में भी बच्चों अप्रोक्सीमेट ऑप्शन या अप्रोक्सीमेट आंसर लिख सकते हो, आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करोगे तो वहां 4 ऑप्शन रहेंगे, इजीली पता चल जाएगा। बट अगर आप एग्जैक्ट आंसर का डिमांड कर रहे हो तो याद रख लो कि वो आएगा 2.192 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ठीक है, और वैसे भी 2.19 को तो आप 2.2 ही तो लिखते। तो कैलकुलेशन को लेकर कभी भी ना आप डरा मत करो कि सर 3 डिजिट तक अपने को आंसर देना नहीं देना है। एक बार पॉइंट लग गया इसका मतलब आप बिल्कुल फ्री हो अप्रोक्सीमेट कंसीडर करने के लिए। ठीक है, बिलीव कीजिए पॉइंट लगना मतलब इसके बाद भी बहुत ज्यादा आंसर होगा, बट आपको पॉइंट के 1 डिजिट 2 डिजिट तक ही आंसर छोड़ने हैं, और ये बिल्कुल कंसीडरेबल रहेगा। एग्जाम में भी आपको टीचर आपको मार्क्स देगा, कंप्लीट मार्क्स देगा। बच्चे इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या कह रहा है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। बच्चों डाटा कलेक्ट करो, वेवलेंथ आ गया 580 नैनोमीटर, जिसको हम क्या बोलेंगे 580 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। क्वेश्चन डिमांड किया है, पहला क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी लाना है भैया, सबको पता है सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा की वैल्यू 580 इंटू 10 की पावर -9। प्यारे बच्चों नोटिस करना कैलकुलेशन वर्क में कैसे सॉल्व करना है। 10 की पावर -9 को बच्चों ऊपर ले जाओ, जैसे ही आप लोग ऊपर ले जाएंगे ये -9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +9। मिला जुला के हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 8 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 9, टोटल मिला के 10 की पावर कितना बचिया 17। ऊपर कौन है 3, नीचे क्या हो गया 580। इजी। अब एक काम करता हूँ, ये 10 की पावर 17 की ना 2 जीरो में इधर ला देता हूँ बच्चों। तो जैसे ही 2 जीरो इधर लाया ये हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर 17, नीचे क्या चल रहा है 580। तो कहने का मतलब ना मैं डायरेक्टली ये लाइन यही लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी चीज को मैं यहीं पर कर ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो ये हो गया 300 इंटू 10 की पावर बच्चों 15। अब माय डियर स्टूडेंट ये 300 है, ये 580 है, 580 को आप वेरी क्लोज टू 600 कंसीडर करो, और ये 300 और नीचे मान लो 600 है, सीधे उड़ा दो, कितने में उड़ेगा 1/2 में, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है तो 0.5 होती है। अंडरस्टैंड, कितनी होगी 0.5। बट बच्चों ये 5, आप बोलेंगे सर ये तो 600 आपने मान लिया, ये है क्या 580? बिल्कुल बिल्कुल ये 580 है, बिकॉज डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए फाइनल वैल्यू बड़ी होगी। अगर ये 600 रहता तो आंसर 0.5 मिलता इंटू 10 की पावर 15 मिलता, वो अलग बात है, इसको तो छेड़छाड़ की जरूरत ही नहीं थी। बट बच्चों ये फाइनल वैल्यू 600 से कम है, और जब डिनोमिनेटर कम रहता है तो वैल्यू बड़ी आती है, डिनोमिनेटर बड़ा आता है वैल्यू कम आती है। फॉर एग्जांपल 1/2 की वैल्यू बच्चे 0.5, 1/5 की वैल्यू बच्चे 0.2। तो जब जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैल्यूज डिक्रीज करेंगी, और डिनोमिनेटर बिकॉज कम है
तो वैल्यू आप बढ़ा के लीजिए, तो 0.51 या 0.52 कंसीडर कर लो, और अच्छे से लिखना है तो फ्रीक्वेंसी को आप लोग 5.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज कंसीडर कर लो अप्रोक्सीमेटली। क्या लेना? अप्रोक्सीमेटली। और एग्जाम में भी ऐसा करके आना, बिल्कुल फियरलेस हो गया आप लोग को कैलकुलेशन वाले पार्ट को करना है। तो चलो इसको नोट कर लो। पर इसी सवाल में हमारा एक और पार्ट है, और वो क्या है, हम लोग को वेव नंबर भी लाना है। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। मैं वेव नंबर का कैलकुलेशन यहीं पे करा देता हूं क्योंकि स्पेस हमारे पास है नहीं। चलिए थोड़ा टॉलरेट तो करना पड़ेगा। अब बच्चों यहां पर आ जाओ वेव नंबर के लिए। वेव नंबर का फॉर्मूला आप सबने सीख रखा है, क्या है भैया? 1/λ है। और जब 1/λ है तो डाटा रख दीजिए सीधे सीधे। दिस इज 518 इंटू 10 की पावर -9। प्यारे बच्चों 10 की पावर -9 ऊपर आ गया, क्या हो गया? 10 की पावर +9, और नीचे क्या चल रहा है? 580। इसको मैं चाहूं बच्चों तो इसको मैं 1000 अलग कर दिया, 10 की पावर 6 अलग कर दिया, अपॉन में क्या चल रहा है? 580। फिर से वही बात, इसको क्या कंसीडर कर लो? 600, ऊपर क्या है? 1000। सिंपली डिवाइड करो, तो 600 अपॉन 1000 करोगे, यही कर दे रहा हूं मैं, 600 अपॉन 1000। तो आप सिंपली देखिए 10 अपॉन 6 आया, 10 अपॉन 6 में 5/3। तो 5/3 को बच्चों कितना लेते हैं आप लोग? 1.67। 6 बढ़ते चले जाएगा तो 1.67। तो मैं क्या करता हूं, मेरा डाटा 600 तो है नहीं, क्या है मेरा? 580। बिकॉज डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा है इसलिए फाइनल वैल्यू को थोड़ा बढ़ा के ले लो। तो थोड़ा बढ़ा के लेने से ये आ जाएगा 1.7 मान लिया मैंने, 1.6 की जगह पे 1.7 या 1.8 भी कंसीडर कर सकते हो। इनटू क्या आ रहा है? 10 की पावर 6। फ्रीक्वेंसी ये वेव नंबर है, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? पर मीटर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया। तो इस तरीके से आपको करना है। एक्चुअल में अगर बुक का आंसर देखना चाहोगे तो बुक का आंसर 1.724 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर मीटर आया। तो वेरी क्लोज। आप 1 डिजिट तक छोड़ के आइए, 2 डिजिट तक छोड़ के आइए, आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स अलॉट करेगा। टेंशन फ्री होके, फियरलेस होके कैलकुलेशन का काम करना है। बिल्कुल नहीं बोलना हे दाई हे दादा ये कैसे होगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। देखो ये 3 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के अलग अलग वैरायटी रखा। इसमें आप लोग वेवलेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन समझ रहे हैं, इसमें आप वेव नंबर भी ले आ रहे हैं, और यहाँ एनर्जी पे बात हो रही है। फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है समझ में आया? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है करस्पॉन्ड टू द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। और माय डियर फ्रेंड आपसे डिमांड किया है एनर्जी। आपको रिलेशन याद होगा, अभी अभी पढ़े थे, E इक्वल टू एच म्यू। आप डाटा कंसीडर कीजिए, एच की वैल्यू याद रखना आगे से 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जब जूल सेकंड में लेना हो। अगर आर वर्ग में लेना हो तो फिर आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, -28 हो जाता है वो। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो आपको पता है, दिस इज 3 इंटू 10 की पावर 15। 10 की पावर को अलग बैलेंस कर लो, इसको अलग बैलेंस कर लो, तो यहां से -34 प्लस 15 बच्चों क्या आएगा? 10 की पावर -19 आएगा, ठीक है। 6.63 में आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 9 8, और यहां पर क्या हो गया? 19। तो दिस इज 1.98 19 पॉइंट, इसी को आप चाहते तो 1.989 इंटू 10 की पावर -18 जूल भी लिख सकते थे। तो आपकी मर्जी। बेसिकली हम लोग पॉइंट की एक डिजिट बाद ही हम लोग पॉइंट लगा देते हैं, नंबर के एक डिजिट बाद। तो आप चाहो तो ये रखो तो भी सही है, और चाहे तो ये रखो तो भी सही है। तो ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बच्चों का डिमांड कर रहा है? वेवलेंथ लाना है, सॉरी वेवलेंथ दिया है और उस रेडिएशन का आप लोग को एनर्जी लाना है। तो ये हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसको हटा के मैं सेकंड वाले को सॉल्व करवाता हूं कि भैया इस बार आपको लैम्डा दिया है, दैट इज 0.5 एर्मस्ट्रॉन्ग। वैल्यू कितनी होती है? तो आप सबको पता है 10 की पावर -10 मीटर होती है 1 एर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू, मीटर। ओके। आपको एनर्जी इज इक्वल टू पता था E इज इक्वल टू एच म्यू, और आपको ये भी रिलेशन पता है म्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। फोटॉन्स के बारे में बात किया, याद रखो फोटॉन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
जिसका रेस्ट मास हम लोग 0 कंसीडर करते हैं, बट उसकी स्पीड भी लाइट की स्पीड की इक्वल होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आप स्पीड की जगह v मत रखना, आप स्पीड की जगह पे c पर e रहना। तो e इज इक्वल्स टू, आप डाटा रखिए, दिस इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34। c की वैल्यू बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू होप सो आपको दी हुई है 0.50 इंटू 10 की पावर क्या है -10। सिंपल। या इसको आप लोग 5 इंटू 10 की पावर -11 भी बोल सकते हो, बिकॉज दिस इज 5/10। तो आप ऐसा मान लीजिए, सीधे सीधे मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैंने इसको कंसीडर अभी अभी मल्टीप्लाई करा के देखा था, तो ये 19.86 आ रहा था ना, 89 आ रहा था। ओके, इनटू ऊपर क्या बचेगा, सुनिएगा पूरी बात, नीचे ये काम कीजिए, चलो एक लाइन और लिख ही दे रहा हूं, ये 10 की पावर -34 है, और बच्चे यहाँ 10 की पावर -8 है, मिला जुला के क्या बचा -26। नीचे आ जाओ बच्चे, इसको आप लोग 5 इंटू 10 की पावर -11 लिख सकते हो, क्योंकि 5/10 है, ऊपर आके एक बढ़ा देगा -11, मतलब डिक्रीज कर देगा। अब ये 5 और ये तो कैंसिल हो जाएगा आराम से, 5 3 जा 15, 4 8, 5 9 जा 45, 45 के बाद 3 9, तो मतलब 8 मान लीजिए भाई। 3 9 आप लेने जाएंगे, 7 से लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो चलो ले लो, फिर वो 4 0 हो गया, तो ये 8 हो गया। इनटू 10 की पावर में आ जाओ, 10 की पावर में बच्चे जैसे ही सॉल्व करोगे, ये +11 ऊपर जाके क्या देगा आप लोगों को, 10 की पावर -15। ठीक है, तभी तो 11 और वो 15, टोटल 26 हो गया। दिस वाज द योर एनर्जी, किसमें, जूल में। तो दिस वाज द फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। तो ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, ये कुछ और क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 2.45, ऐसा मैंने मेंशन भी कर दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद रखना किस पे बात किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने अभी अभी आपको पूरा एक लिस्ट कराया था कि भैया सबसे ऊपर जो था उसका क्या मैक्सिमम था, एनर्जी मैक्सिमम थी कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी, तो सबसे ऊपर थे रेडियो वेव्स, उनकी वेवलेंथ मैक्सिमम थी और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, मिनिमम थी। यहां पर ऑर्डर आपको किस में लाना है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लाना है। चलिए पहला क्या बोल रहा है, रेडिएशन फ्रॉम माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव ओपन, माइक्रोवेव ओपन से कौन सा रेडिएशन रिलीज होगा, एमिट करेगा, तो वो होता है माइक्रोवेव्स। ठीक है, एम्बर लाइट फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल, वहां से क्या निकलेगा, लाइट वेव्स, विजिबल जो भी है। रेडिएशन फ्रॉम एफएम रेडियो, एफएम रेडियो से क्या निकलेगा, रेडियो वेव्स। और कॉस्मिक रेज फ्रॉम आउटर स्पेस, कॉस्मिक रेज पे बात किया जा रहा है, एंड द लास्ट वन एक्सरे। तो आपसे बात किया जा रहा है बच्चों फ्रीक्वेंसी, तो आपने वो जो टेबल देखा, जो लिस्ट देखा, जो सबसे बॉटम में था उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम थी, और जो सबसे टॉप पे था, सबसे टॉप पे कौन था, रेडियो वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी। तो यहां पर सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव कौन है, तो एफएम वेव्स, एफएम रेडियो वेव्स है ना। सेकंड आएगा कौन, तो सेकंड में आपको पता है ये माइक्रोवेव्स है, ये लाइट वेव्स है। तो उसके बाद आपको पता है कि रेडियो वेव्स के नीचे कौन आता है, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के नीचे इंफ्रारेड रेडिएशन, और उसके नीचे विजिबल लाइट। तो बच्चों बात फ्रीक्वेंसी की हो रही है, तो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं एफएम रेडियो से तो ज्यादा ही होती है, और उससे ज्यादा किसकी होती है, तो वो होती है लाइट सिग्नल की। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल या ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल ही लिख दे रहा हूं, लाइट है वो, ट्रैफिक लाइट लिखना चाहिए, सिग्नल नहीं लिखना चाहिए। ओके, उसके बाद अब बात आ रही है कॉस्मिक और एक्स रेज में, तो ये ऑर्डर भी याद आ रहा है, विजिबल के नीचे वॉयलेट आता था, विजिबल में लास्ट, और उसके नीचे अल्ट्रावॉयलेट, अल्ट्रावॉयलेट के नीचे एक्स रे, गामा रे, कॉस्मिक रे। तो फ्रीक्वेंसी जितना आप बॉटम में जा रहे थे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही थी। तो बच्चों अब कौन आता है, एक्स रे, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आती है, तो वह है कॉस्मिक रेज की या कॉस्मिक रेडिएशन की। तो दिस वाज द फाइनल ऑर्डर, एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको ये चीजें सीखनी है। अब चलो देखो, हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े, रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं, नीट 2013 और 14 में आए हुए क्वेश्चन है, इमीडिएटली आपको सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। डियर स्टूडेंट, लैम्डा दे दिया आपको 45 नैनोमीटर मींस 10 की पावर -9 मीटर। क्या लाने आपसे डिमांड किया गया है, एनर्जी, एनर्जी
क्या होता था, प्लैंक इक्वेशन E इज इक्वल टू एच म्यू, एच म्यू की जगह पे आप क्या रखते थे, सी बाई लैम्डा। डाटा पुटिंग का काम कीजिए, तो E इज इक्वल टू एच की जगह पे हमको डाटा, ऐसे तो एग्जाम में दिया रहता है बट आपको ये याद भी रहना चाहिए, जूल में पूछा गया ना, तो 10 की पावर माइनस 34 ही लेना, ठीक है। C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा आपने लाया 45 इंटू 10 की पावर माइनस 9। एक काम करो बच्चों, आप लोग ना डाटा वाटा छोड़ो, केवल 10 की पावर मेंटेन करो, कहानी वहीं से खत्म हो जाएगी। तो दिस इज 6.63 इंटू 3 अपॉन 45 इंटू 10 पे, अच्छा 10 पे ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर माइनस 34 और ये 8, क्या बचा माइनस 26। माइनस 26 में ये जाके और चले गया तो क्या बच गया, 10 की पावर माइनस 9, मिला जुला के मुझे क्या मिलेगा आप समझिए, माइनस 26 प्लस 9, देखिए कितना आ रहा है, तो होप सो ये माइनस 26 और प्लस 9 कर लीजिए तो 17 आ रहा है, 10 की पावर कितना आ रहा है माइनस 17। तो यहां पर मैंने 10 की पावर माइनस 17 रख दिया, इजी। कौन सा ऑप्शन उसके आसपास है, ये तो 10 की पावर प्लस वाला तो खत्म, ये प्लस वाला भी खत्म, बच गया अब ये दोनों। सॉल्व कैसे करेंगे तो बच्चों ध्यान देना, ये 6.6 है और ये 3 है, मल्टीप्लाई किया था मैं 19.8 आ रहा है, 20 है और नीचे क्या है 45 को आप लोग क्या मान लो बच्चों, 45 ही मान लो, तो ऊपर है 20 नीचे है 45, दैट मीन्स कि 4/9 को आप लोग सॉल्व करेंगे, तो भैया 4/9 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे भी समझ में आ रहा है 9 4 जा 36 पॉइंट लग गया ना, फिर 9 4 जा 36 वो कंटिन्यू होते रहेगा, तो 4.44 के आसपास का कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो फाइनली हम लोग कितना मिल रहा है 0.44 इंटू 10 की पावर माइनस 17। इसी को बच्चों आप चाहोगे तो 4.42 इंटू 10 की पावर माइनस 18 बोलोगे, तो दैट वाज द फाइनल आंसर डी। तो इमीडिएटली आपको चीजों को डील करने आना चाहिए, और 4 ऑप्शन रहते हैं तो बहुत आसान हो जाता है चीजों को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या पूछ रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर पर सेकेंड, ध्यान देना nm है, नैनोमीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इस बार दी हुई है, ठीक है, क्या दिया है 3 इंटू 10 की पावर 17 व्हाट नैनोमीटर पर सेकेंड। चाहोगे इसको ब्रेक करना तो ये 10 की पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, नैनोमीटर है, तो वैसे भी कितना बचेगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड ही बचेगा, जो ये बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे ही बात कर रहा है। आगे आ जाओ बच्चों, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन द नैनोमीटर, वेवलेंथ किस में लाना है नैनोमीटर, तो एक काम करो इसको आप डिस्टर्ब मत करो, उसको मीटर में पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दो वैसे ही। डिमांड कर रहा है ऑफ अ क्वांटम, क्वांटम क्या होता है क्लियर है, जो पैकेट्स आ रहे थे उन्हीं को आप क्वांटा या फोटॉन्स का नाम दे रहे थे, ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है, आपको स्पीड दी हुई है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको फॉर्मूला भी पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों c बाई लैम्डा, ठीक है, तो हमको लाना लैम्डा है, वो क्या हो जाएगा c बाई फ्रीक्वेंसी। रखिए डाटा, c की वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड, और लैम्डा सॉरी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बच्चे हमको कितना 6 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड। सिंपली सॉल्व हो जाएगी चीजें, ये 10 की पावर 15 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 15, मिला जुला के हमें बचेगा 3 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन में कितना 6, 1/2 कितना होता है बच्चों 0.5 इंटू 100, क्या आंसर आया 50। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए, तो चीजों को आपको इजीली डील करना है, और भी फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, और मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।